सबसे पहले on the behalf of Times Group and Real Education Society, I would like to say thanks to Mr. Patil for such a wonderful session. जोरदार तालियां एक बार साहब के लिए। उन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ पल हमारे लिए निकाले और हम सब उस शख्स से मिलने आए थे जो अब शख्स नहीं शख्सियत है, और वो शख्सियत है जिनके कंधों पर आईपीएस का टैग है, जिनके सफलता के किस्से सोशल साइट्स पे चल रहे हैं। ये वो शख्स है जो फेसबुक, व्हाट्सएप पर जिनकी किस्से कहानियां लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंची हुई है। वो एक सफल आदमी है। लेकिन दोस्तों, ये सफलता के पीछे एक संघर्ष भी है। इसीलिए ये कार्यक्रम है संघर्ष से सफलता की ओर, श्री विश्वास नांगरे पाटिल साहब। जब हम बात करते हैं संघर्ष की, तो समय का पहिया देखिए। समय के पहिए पर एक तरफ वो समय है जब एक युवा, एक लड़का, एक होनहार युवा एक पेटी लेकर, एक बस्ता लेकर कोल्हापुर और मुंबई में अपना भविष्य तलाश रहा है। और समय का पहिया जब घूमता है तो वही युवा यहां पहुंचता है, महाराष्ट्र सरकार में स्पेशल आईजी बन के पहुंचता है, और हम सब लोग बेताब होते हैं उनके दो पल चुराने के लिए। तो पहला सवाल आपसे आईजी साहब, ये सफलता की कहानी तो सबने सुनी है, हमें उन पलों के विषय में बताइए, हमें उस समय के विषय में बताइए जब आप गांव में थे और यूपीएससी का नाम भी गांव तक पहुंचा नहीं था। आपने कैसे तय किया, आपने कैसे विचार किया, प्लानिंग क्या कह रहे थे, आपके दिमाग में पहली दफा ये कब आया कि आपको आगे चलकर एक पुलिस अफसर बनना है, आईपीएस बनना है? सच कहा जाए तो मेरा जन्म ही संघर्ष से शुरू हुआ। मेरा नाम विश्वास मेरी मां ने रखा है। विश्वास इसलिए कि जब मैं पेट में था तो मां अपने मायके चली गई थी डिलीवरी के लिए। लेकिन आप जानते हो कि ग्रामीण जो मानसिकता है उसमें बेटा चाहिए जी। तो मेरी बड़ी बहन सीमा नाम है उसका, सीमा इसलिए रखा गया कि सीमा, बस इसके आगे बेटी नहीं, पूर्ण विराम पूर्ण हो। तो जब मैं पेट में था और माँ मायके में थी, तब पिताजी की दूसरी शादी का चल रहा था कि अभी बेटी हो गई तो दूसरी शादी करेंगे तो बेटे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेरी माँ को मेरी बुआ ने पत्र लिखा और बताया कि तुम वापस आ जाओ कि तुम्हारी ये ऐसे चल रहा है। तो दौड़ी भागी चली और मेरे गांव में जो ग्राम देवता है उसके सामने जाके गिड़गिड़ाई कि मुझे विश्वास दे दो। आई डोंट नो, उसने विश्वास मांगा, मैं मिल गया। तो मैं पहले से मेरी बेटी जानवी है। तो जानवी और रणवीर मेरा बेटा है जी। पहले दिन से मैं जानवी की तरफ ज्यादा आकर्षित होता हूँ। मेरी बेटी को जो सब मिले जो मेरी सिस्टर को नहीं मिला। तो एक नहीं दो मात्राएं, और नर से बढ़कर नारी। तो सलाम उस जज्बे को कि जो आज भी कहता है कि बेटा, ये संस्कृति हमें बदलनी होगी, लड़का इस संस्कृति को आगे लेकर नहीं जाएगा, बेटियां लेकर जाएगी। बहुत जरूरी है। अभी लास्ट 15 दिन पहले ही मैंने मीरज में एक महशाड़ करके गांव है जहाँ 19 जो स्त्री भ्रूण होते हैं जी, फीमेल फिटस, वो हमने कैविट करने निकाले। मानसिकता बदलने की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट मेरी जन्म से ही वही शुरुआत होती है। तो मैं जहाँ मेरी छोटी बहनें बैठी है उनको खास करके बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन लड़कियों को बताना जरूरी है कि शिक्रापुर, यहाँ एसपी था मैं 2006-07 में, तो शिक्रापुर में भी एक महिला बैठी थी अपनी 3 बेटियों के साथ। बड़ी बेटी 8 साल की मंझली होगी, 3 साल की, और छोटी सी बेबी थी, वो गोद में थी। और जब मैं वहां पुलिस स्टेशन में उसको पूछा कि क्यों पुलिस स्टेशन में आई हूँ, तो उसका
खून से लथपथ हाथ उसने दिखाए जिसमें 7-8 दांत उसके थे, और बताई भी नहीं पा रही थी क्यों आई, क्योंकि उसके आगे वाले दांत टूटे हुए थे। तो बड़ी बेटी ने बताया कि हमें भाई नहीं हो रहा है, इसलिए बाबा ने माँ के मुंह में वो वरवंटा करके वो पत्थर होता है वो मार दिया। इस मेंटालिटी स्टिल देयर। तो इसीलिए अभी फिलहाल सुबह में था तो 30% लड़कियां, तो अभी रिक्रूटमेंट हमारा चल रहा है, तो फिजिकली फिट दौड़ने वाली टफ लड़कियां हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में आ रही है। और सच में, क्योंकि मैं जब एएसपी था तो विजिट करने जाता तो 30-40 हजार में वो कॉम्प्रोमाइज होते थे। लड़की आत्महत्या करती है लेकिन क्या करेंगे केस करके। तो इसलिए पुलिस में खास करके, भले ही कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, डीवाईएसपी हो या आईपीएस हो, कोई भी लेयर्स में लड़कियां आना जरूरी है। तो पहला वो संदेश मैं यहाँ की मेरी बहनों को देना चाहूंगा। और संघर्ष, यस, शुरू में स्कूल में टीचर्स ने ये पैशन मेरे दिमाग में डाला था कि कुछ सरकारी अफसर बनना है। मेरे पिताजी भी मुझे वो सपना दिखा दी, क्योंकि उनको तहसीलदार, मामलेदार या फौजदार उसको बोलते हैं, पीएसआई को बोलते हैं, वो उनके दिमाग में था। मैं आईपीएस बनूंगा, ये तो बहुत बड़ा ड्रीम था एक फार्मर के बेटे को, ये तो बड़ा लक्ष्य होता है। लेकिन मेरे टीचर्स, खास करके मैं फिर न्यू इंग्लिश स्कूल में शिराड़ा में तालुका प्लेस में चला गया, तो वहाँ के टीचर्स ने दो संस्कृत भाषित है जो मैं बताना चाहूँगा। एक, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैवं तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्या बात है? यानी राजा और विद्वान दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। राजा का तो पूजन अपने राज्य में होता है, लेकिन जो विद्वान होता है पूरी दुनिया में पूजा जाता है। तो तब से मैंने वो सीखना कंटिन्यूअस प्रोसेस मेरी जिंदगी में रखा है। मैं जब आईपीएस बना तो सिर्फ बीए था। आईपीएस में आने के बाद एक्सटर्नल एमए किया। नांदेड़ और लातूर में एसपी था तो मैंने वहाँ एलएलबी नांदेड़ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एमबीए कंप्लीट किया, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग। और लास्ट ईयर मैं एलएलएम फर्स्ट ईयर औरंगाबाद से मैं यूनिवर्सिटी में टॉप किया हूँ। तो पढ़ाई जारी है? पढ़ाई जारी है। मेरा इतना ही कहना है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए। लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोसेस। किताबें अपने सबसे खास दोस्त हैं, बुक्स आर द फ्रेंड्स। तो वही है, संघर्ष तो चल ही रहा है और आगे चलते सर। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर काफी सारे लोग पूरे पुणे से, पुणे के बाहर से भी काफी लोग आए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, कुछ अभिभावक भी आए हुए हैं। गांव से एक आदमी निकलता है और वो आईपीएस बन जाता है। कई बार ये कहानी फिल्मी लगती है, लेकिन इस कहानी का किरदार जब हमारे सामने होता है तो हमारा इस सोसाइटी पर, इस समाज पर विश्वास बनता है। विश्वास और बढ़ जाता है जब सामने विश्वास भी बैठे होते हैं। हमें ये बताइए, जब आईआईटी से या बड़े बड़े शहरों में जहाँ कोचिंग क्लासेस हैं, वहाँ जाकर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका मुकाबला हमारे महाराष्ट्र के ग्रामीण जो हमारे दोस्त हैं, युवा है, वो आईपीएस की तैयारी के लिए या सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए वो उस मुकाबले को कैसे कर सकते हैं या वो आगे कैसे जाएं? इसके लिए कोई सुझाव है आपके पास? दरअसल परिस्थिति बदल रही है। आप जो ऑब्जर्वेशन बता रहे हो, क्योंकि जेएनयू, आईआईटी, पूसा यूनिवर्सिटी दिल्ली में, और एमबीएससी में देखा जाए तो राहुरी की यूनिवर्सिटी बोलते हैं, लेकिन उसमें भी जो बच्चे जाते हैं रूरल एरिया से जो जाते हैं उनका सक्सेस रेशियो ज़्यादा है जी। उसके रीजन बहुत सारे हैं। एक तो ये नहीं, मैं क्षमा करना, मैं वापस डिस्कस करता हूँ आपको। प्रश्न का फोकस ये है साहब कि जिसके पास फैसिलिटी नहीं है, जैसे आप हमारे सामने एक उदाहरण है जिन्होंने इस संघर्ष से सफलता को अंजाम देकर बताया, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ये सोचते हैं किताबें नहीं है, हमारे पास कोचिंग क्लास नहीं है। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोचिंग क्लास तो हर शहर में, हर गांव में भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी चाहिए उसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी चाहिए, वो उस दर्जे की होनी चाहिए। आपका जो मैं अपने गांव से अकेला नहीं था, मेरा कजिन ब्रदर है आनंद पाटिल, वो भी था, और सुगंध चौगले मेरा क्लासमेट, वो भी था। तो वो आईएफएस में सुगंध, मैं आईपीएस में, और आनंद आईएएस में निकले थे एक साल में, तीनों लोग। मैं अभी ट्रेनिंग के लिए यूएसए गया था, तो
आपको पता है कि मैं पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग के लिए गया था मयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना में, तो न्यूयॉर्क भी गया था। तो न्यूयॉर्क में सबसे पॉश एरिया मैनहट्टन में टाइम्स स्क्वायर सबसे रिचेस्ट एरिया, वहाँ इंडियन एम्बेसी का ऑफिस है। तो वहाँ एक गांव खेड़े का लड़का फर्स्ट सेक्रेटरी करके आलीशान चेंबर में बैठा हुआ था, जो मेरा सुगंध शोगले दोस्त है। तो ऐसा नहीं है, गांव से जो लोग जाते, क्योंकि मैंने किताबें कैसी जमा की है मैं बताना चाहूंगा। हम गणपति मंडल के थ्रू किताबें खरीदी। क्या बात है, तालियां, जोरदार तालियां। प्रणम्य शिरसा देवम गौरीपुत्र विनायकम भक्तावासम स्मरणीति मायु कामार सिद्धि। ये जो प्रथम देव है गणपति बप्पा, जो 14 विद्या और 64 कला का अधिष्ठाता भगवान है, उसका मैं भक्त हूँ। इसका रीजन है कि उसकी वजह से मुझे किताबें मिली जी। तो हम जब गांव में मंडल, वो उस टाइम एक गांव एक गणपति करके एक स्कीम एसपी ने चलाई थी वहाँ के, तो हमारे सब मंडल एक हो गए और 7 गणपति का एक गणपति हो गया और 50,000 रुपए बाकी रह गए सेविंग। तो उसका क्या करना है, हर जो कोई बोल रहा था मंदिर का कलश बनाते हैं, कोई बोल रहा था तालीम बनाते हैं, कोई बोल रहा था व्यायामशाला या जिम बनाते हैं। तो मैंने प्रपोज किया कि ये किताबों के लिए पैसे दे दूंगा। तो किताबें हम कोई नोवेल से कथा कादम्बरी नाटक ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिविल सर्विसेज, एमपीएससी, यूपीएससी, बैंक रिक्रूटमेंट, रेलवे रिक्रूटमेंट, इस तरह की परीक्षाओं के लिए जो किताबें चाहिए वो इससे खरीदनी है। नाना करते लोगों ने मान लिया और वो किताबें हमको मुंह में मिल गई। क्या बात है। इसीलिए इस बार मेरे 5 जिलों में, पुणे शहर मेरे पास नहीं आता है, पुणे ग्रामीण आता है, तो हमारे 5 जिलों में एक भी गणपति मंडल ने डॉल्बी नहीं लगाया। डॉल्बी के जो पैसे थे वो सांगली जैसे डिस्ट्रिक्ट में 29 लाख वो जलयुक्त शिवार करके जो प्रोग्राम है उसमें लोगों ने डोनेट किए। और कंस्ट्रक्टिव कार्यक्रम, क्योंकि ये विजन जो लोकमान्य तिलक ने देखा था, सबका उद्देश्य अलग था और अब का उद्देश्य, तो गणपति मंडल से पैसे मिले। अब इच्छा होती है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब इच्छा होती है तो कोई भी गाँव, मैं अभी लास्ट ईयर जालना का एक बच्चा आईएएस में निकल गया, 21 साल का बच्चा। पढ़ाई क्यों नहीं होती थी घर में, क्योंकि घर में माँ बीमार रहती थी, थोड़े से उसको मेंटल प्रॉब्लम्स थे। तो घर स्कूल में जाता था और स्कूल में पढ़ाई करता था, टीचर्स के साथ बैठता था। उसमें वो मेरिट में, अगर पिताजी उसके रिक्शा ड्राइवर है, जिनका पूरी फैमिली का मैंने फेलिसिटेशन किया। यहाँ आया तो मेस में खाना नहीं मिल रहा था, वो नाम भी बदल के रह गया, माइनॉरिटी का बच्चा है और उसका इंटरव्यू बहुत चले। एक टी शर्ट, उसका भाषण मैंने सुना कि बताता था कि एक टी शर्ट था उसका, वो भी यहाँ सिर्फ वो धोता था क्योंकि खराब ना हो, क्योंकि फैब्रिक खराब। पुणे में आया और निकल। तो आपके जैसे और भी लोग हैं, वो आपसे मिलने आते हैं सफल होने के बाद? अरे बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। कोई किस्सा अगर कोई याद आ रहा हो आपको? मैं पुणे में नहीं, अहमदनगर में एसपी था, तो एक लड़की आई, फर्स्ट ईयर में थी, वो बोली कि मुझे भी आईएएस बनना है। बेटा उसको अपने चाचा के साथ आई थी, चाचा को एक गवर्नमेंट में, तो बिठाया उसको 10 ऐसी बातें की। और जब पुणे में एसपी था 3 साल के बाद, ये 21 साल की 22 साल की लड़की मुझे वो मिठाई लेके आई कि सर मैं आईएएस टॉपर बन गई हूँ, 23rd रैंक उसका आया था। अभी फिलहाल रायगढ़ में कलेक्टर है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप युवाओं को प्रोत्साहित करते रहते हैं, आप उनको सपोर्ट करते रहते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं जब जब मौका मिलता है, और वो लोग आते हैं आपके पास। यस, लेकिन मैं एक्चुअली वो जो सिविल सर्विस में जाने का जो एप्टीट्यूड है वो अलग होता है। वो एप्टीट्यूड दिखा तो ही मैं उसको मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत प्राइम ईयर्स ऑफ द लाइफ रहते हैं जिसमें कि जो अगर एप्टीट्यूड उसमें नहीं है बच्चे में, तो उसको मोटिवेट करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उसमें वो 2-3 साल उसमें वेस्ट कर सकता है जो अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स रहते हैं। तो हर एक का एप्टीट्यूड होता है कि मैं किस क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुंच सकता हूँ। तो वो थोड़ा सा बीइंग इन पुलिस सर्विस फॉर 20 इयर्स और थोड़ा साइकोलॉजी का स्टडी होने की वजह से दिखता है। मेरा निर्णय लेते हैं। yes, जैसे मेरा डॉक्टर था लातूर में, मानकोसकर, उसके साथ 2-3 बार बैठा कि तू डॉक्टर, तू पढ़ाई क्यों नहीं करता?
MBBS था, तो पढ़ाई उसका एप्टीट्यूड था, तो IRS में निकल गया, इनकम टैक्स अभी यही जॉइंट कमिश्नर है पुणे में। क्या बात है। तो वो ऐसे एप्टीट्यूड अगर दिखे तो ही मोटिवेट करना उचित है, अदरवाइज वो रिस्की फील्ड है, क्योंकि ऑल डिपेंड्स ऑन दैट कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें मेंटल ट्रॉमाज रहते हैं, वो उसको सामने कैसे जाए, वो बहुत चैलेंजिंग एरिया है। तो हमारे सामने दो छवि उभर के आती है, एक उस IPS ऑफिसर की जो युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, समझते हैं कि उनमें वाकई में एप्टीट्यूड है और उनको गाइड करते हैं, और दूसरी ओर युवाओं को आप रेव पार्टी में पकड़ लेते हैं। एक ही आदमी, दो छवियां, एक तरफ प्रोत्साहन दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनको पकड़ के जेल में लेके जा रहे हैं। एक्चुअली मैं यही SP था, यहाँ से पास में है डोंजे करके विलेज। तब मैं आई वॉज वॉचिंग मूवी और मुझे इंफॉर्मेशन आ गई कि ऐसी ऐसी एक रेव पार्टी होती है। तो रेव का मुझे मतलब भी पता नहीं था तब, क्या रेव पार्टी क्या है। देन आई गूगल, तो रेडिकल ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस, जो म्यूजिक है जो हाई रिपीटेटिव बीट्स का रहता है और उसमें जो हेलुसिनेशन में लेके जाने वाले, स्टिमुलेशन में लेके जाने वाले ड्रग्स, जिसमें एम्फेटामाइन होता है या बार्बिट्यूरेट्स होते हैं या स्पीड बॉल्स, जिसको लिसर्जिक एसिड LSD बोलते हैं, इस टाइप की गोलियां, तो वो आई वॉज नोइंग अबाउट दोज ड्रग्स। तो क्यूरियोसिटी से मैंने वो पूरा लिटरेचर पढ़ा, देन वी प्लान्ड द रेड, क्योंकि वो 7-8 घंटे का समय था। लेकिन जब बच्चों में गया, दे वेर धुत नशे में। मैं भी तब यहाँ SP था, तो आई वॉज 32-33, तो यंग था। उनके साथ ही नाचा मैं आधा घंटा, जब तक मेरी टीम नहीं पहुंचती है। ये एक अच्छी बात बताई। तो भी उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि वो प्लर कंसेप्ट होता है, पीस, लव, यूनिटी एंड रिस्पेक्ट। हम ड्रग्स पीने वाले किसी को तकलीफ नहीं देंगे और कोई हमें तकलीफ नहीं देना चाहे। तो वो अलग मैंने उनके inzratrans.com करके वेबसाइट, या मैं सिर्फ यहाँ नहीं, मेरा फिर बॉम्बे में पोस्टिंग हुआ, तो मुंबई में मुझे एंटी नार्कोटिक सेल का, दो आई वॉज DCP Zone 1, यानी साउथ मुंबई का मेरे पास चार्ज था, लेकिन एडिशनल चार्ज ऑफ एंटी नार्कोटिक सेल वॉज गिवन टू मी। जब वहाँ जुहू पे 72 डिग्री पब पे मैंने 232 बॉयज एंड गर्ल्स, यंगस्टर्स वेर कॉट इन दिस पार्टी। बाद में ओकूट में, जब ओकूट में तो IPL प्लेयर्स वगैरह पकड़े गए थे, तो बहुत पूरे देश में चर्चा रही थी ये तीनों घटनाओं। तीनों रेड बहुत सक्सेसफुल हुए, लेकिन उसका इम्पैक्ट, डिटरेंट इम्पैक्ट हुआ। मैं बच्चों को विक्टिम करके ही ट्रीट किया हूँ, ऑल दिस स्ट्रीट पार्टी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने नाम गलत बताए, उसकी वजह से वो कस्टडी में रहे और उसका बहुत हंगामा हो गया। और यहाँ मैंने जज को कैंपस में बुलाया था, क्योंकि मीडिया उनको ना उछाले, ज़्यादा फोटो वोटो ना आए। तो जज के सामने कुछ लोगों ने, एनीवे उसके बारे में बताना ठीक नहीं है, लेकिन जब यूरिन एंड ब्लड के टेस्ट आए तो 98% टेस्टेड पॉजिटिव इन ओकूड, 92% इन जुहू। यहाँ की जो सिंहगढ़ वाली थी 86% आउट ऑफ 282 यंगस्टर्स टेस्टेड पॉजिटिव। और ये यंगस्टर्स को 64A ऑफ NDPS एक्ट में एक बार माफी मिलती है। अच्छा। आप रिहैब में जाओगे तो केसेस वो ड्रॉप होते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी हर एक केस में हमने दी। बहुत सारे बच्चे रिहैब में जाके, फोकस वॉज ऑन ड्रग पेडलर्स, इसीलिए ड्रग पेडलर्स पे फोकस करके उन पे कॉन्क्रीट केसेस बनाए गए। और ये बहुत ही डेंजरस इसलिए है क्योंकि आप जानते हो कि गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल इज ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, गोल्डन क्रिसेंट इज लाओस, म्यांमार एंड थाईलैंड। ये जो ट्रेड होता है, दैट ट्रेड इज, ड्रग ट्रेड इज वर्थ $1000 बिलियन। और ये हमारी जो यंग पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, क्योंकि जो ट्रांस म्यूजिक है, जैसे डॉल्बी का भी म्यूजिक आप कानों से सुन नहीं सकते जब तक आप घुट नहीं मारते या कुछ पीते नहीं है। गणपति बप्पा के सामने वो डांस करते हैं, वो पूरे नशे में धुत रहते हैं, वो जो डॉल्बी के सामने। वैसे ये ट्रांस म्यूजिक जो हाई रिपीटेटिव बीट्स, यू कैनॉट लाइक, वो कान में पियर्स होता है म्यूजिक जब यू टेक दैट मैजिक पिल। तो दैट एक्शन वाज फोकस। तो लेकिन जब बात युवाओं की आती है, जब बात नशे की होती है, जब बात फिल्मों की होती है, ये समय ऐसा होता है जब दिमाग में कई सारी चीजें एक साथ चल रही होती है। कई बार इश्क वाली लाइफ होती है, कई बार दोस्त इस तरीके के मिल जाते हैं कि आदमी को जाना होता है
मुंबई और पहुंच जाता है चेन्नई। तो ऐसे इसमें चूंकि काफी सारे लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले आए हुए हैं, ये लोग कंसंट्रेशन कैसे करें, अपना फोकस जो है, अपना ध्यान जो है वो एकाग्रित सिविल सर्विसेज तैयारी के लिए कैसे रखें, इस पर अगर कोई सुझाव आप देना चाहें तो। बेसिकली इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई प्रचार या प्रसार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ रोज। और मैं बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बाकी कार्डियोस्कुलर एक्सरसाइजेस या मैराथन, ये मुझे बाद में सिलेक्शन के बाद हॉबीज लगी, लेकिन मैं पहले से सूर्य नमस्कार करता हूँ और प्राणायाम करता हूँ। उसका मुझे फायदा हुआ है कंसंट्रेशन के लिए। लेकिन कंसंट्रेशन ऐसी चीज है जो खास करके युवाओं के इस एज में, पर्टिकुलर ये एज में, हर एक चमकने वाली चीज लगता है कि सोना है, वो शायद सोना नहीं होती है, वो कांच होती है। वो कांच कब लगेगी और उसकी कब जख्म होगी और उसका कब गैंग्रीन होगा और कब लाइफ खत्म हो जाएगा पता नहीं रहता है। तो बेसिकली बहुत संभल के 16वें वर्ष धोखा ऐसा कुछ बोलते हैं। दैट एज इज वेरी क्रूशियल। उस एज में अगर अच्छे की आदत लगे तो बहुत अच्छा होता है, और बुरे की आदत, अगर नशे में वो आदी हो जाता है 16 और 21 के बीच में, तो नशेड़ी हो जाता है। कोई भी हो, उससे एडिक्शन से बाहर आना बहुत चैलेंजिंग रहता है, टफ रहता है। लेकिन जैसे शिवाजी महाराज का मैंने उदाहरण बताया कि 16वीं उम्र में उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की थी। तो बेसिकली ये एज में एक पैशनेट इनसाइड ड्राइव को हमें बरकरार रखना है। किसी भी हालत में वो जो आग है उसको बूझने नहीं देना है। सूरज और चांद हम ढूंढते रहेंगे, लेकिन आगे जो अंधेरा फैला है उसको आग लगा के, आग को अंदर ला के वो पैशन चालू रखना है कि मुझे कुछ बनना है, मेरा खुद की पहचान हो, उसके लिए मुझे आगे जाना है। जब तक सफल न हो चैन की नींद त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। तो जो प्रयत्न है, वो कोशिश है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इस उम्र में क्या प्रायोरिटीज अपनी है वो वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक मैंने टाइम मैनेजमेंट में मैंने पढ़ा था कि टू रियलाइज वैल्यू ऑफ 1 year, आस्क द स्टूडेंट हु हैज फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशन। टू रियलाइज वैल्यू ऑफ 1 month, आस्क द मदर हु हैज गिवन बर्थ टू अ प्रीमैच्योर बेबी। टू रियलाइज वैल्यू ऑफ 1 week, आस्क द एडिटर who has 7 days to work on it. So to realize value of 1 day, ask the daily wages laborer who has 6 kids to feed. To realize value of 1 hour, ये शायद बच्चों को पता होगा, ask the lovers who are waiting to meet. To realize value of 1 minute, ask the person who has missed his train. To realize value of 1 second, ask the person who has missed his accident. And last is very important. To realize value of 1 millisecond, ask the runner who has won silver medal in Olympics. For that fraction of second, he has perspired, aspired, उसने जो मेहनत की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टाइम अगर हम प्रॉपरली उसका यूटिलाइजेशन करना सीखे तो सक्सेस अपने आप। टाइम इज एवरीथिंग। या ओके, वंडरफुल। एक छोटा सा सवाल, हाइपोथेटिक, अगर आपको आपके पास्ट लाइफ में, आपकी विगत की दुनिया में ईश्वर ये संधि दे कि विश्वास जी आप जो चाहें कोई एक चीज बदल सकते हैं अपने पास्ट में, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? मैं बदलना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ बदलना चाहूंगा। जो भगवान ने दिया है उसमें खुश हूँ। और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा किसी करोड़पति के घर में जन्म होता, या मैं नहीं चाहता कि मुझे सब गॉड गिफ्टेड जैसे कि कोई अक्षय कुमार जैसी पर्सनालिटी मिलती, कोई नहीं चाहता हूँ। तो मैं बदलना नहीं चाहता हूँ, जो है वो एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। क्या बात? गॉड ग्रैंड मी द सेरेनिटी, God grant me the serenity to accept the things which I cannot change, courage to change the things which I can, and wisdom to know the difference.
वो मुझे लगता है कि वो विजडम भगवान दे तो बहुत बड़ी चीज है। मैं कुछ बदलना नहीं चाहता, रहता हूँ, खुश हूँ। कंस्ट्रक्टिव पुलिसिंग के लिए क्या सोचते हैं आप? आए दिन मीडिया में या ऐसी खबरें आती रहती है जहां पर कटाक्ष किया जाता है, काफी हद तक वो चीजें सच भी होती है। उदाहरण के तौर पर जब बीच में चुनाव चल रहे थे तो एक फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत दूर तक पहुंचा था, जहां पर एक पुलिस अफसर या हमारे पुलिस के भाई जिनका पेज थोड़ा आगे आया हुआ है, वो फोटो काफी वायरल हुआ था। तो जब कंस्ट्रक्टिव पुलिसिंग की बात आती है या मीडिया या जनता के द्वारा जब पुलिस पर कटाक्षेप होता है, तो एक आला अफसर के तौर पर आप इस घटना को या इस क्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं शुरू में ही आपको उदाहरण दे, मैं पुलिस फैमिली से बिलोंग करता हूं, क्योंकि मेरे सगे मामा पुलिस हवलदार करके रिटायर हुए हैं। मेरे सगे जीजा जी, मेरे बहन के पति यहाँ इंस्पेक्टर है, ट्रैफिक में काम करते पुणे शहर में ही, और मैं आईपीएस हूँ। तो हर एक लेयर में जो इश्यूज है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा कर्मचारी जो है वो 8 दिन दिन में काम करता है और 8 रात को काम करता है। जी बिल्कुल। उसका बॉडी क्लॉक एडजस्ट नहीं कर पाता है। आज मुझे एक कर्मचारी ने हमारे दरबार में खड़े होकर बताया, किस तरह में साप्ताहिक छुट्टी, एक दिन की जो छुट्टी मिलती है, वो जिस दिन छुट्टी रहती है उसकी पहले रात को ही हमें नाइट राउंड लगाया जाता है। वो नाइट राउंड ना लगाया जाए, क्योंकि हम दिन भर अपने काम कर सकेंगे, क्योंकि नाइट राउंड के बाद हमें सोना पड़ता है या थक जाते हैं, या फैमिली के साथ बाहर जाना है तो भी थका हुआ आदमी है। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट 97% ऑफ द फोर्स जो कॉन्स्टेबलरी है, उनका वेलफेयर, उनका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो ड्यूज हैं, उनके प्रॉपर प्रमोशन, इसमें हमें फोकस करना चाहिए। क्योंकि वो हमारी इमेज को या हम उनको अगर अच्छी तरीके से हमारी ट्रीटमेंट सीनियर ऑफिसर्स की उनको रहेगी तो डेफिनेटली वो जनता को वो सुविधा दे सकेंगे। 12 घंटे रोज की ड्यूटी है और मुंबई जैसे प्लेस पे रहते हैं, नाला सोपारा या वसई विरार में, और सुबह 5 बजे उठ के निकलते हैं। 8 बजे पहुंचना है उनको बॉम्बे में, मुंबई में कहीं भी कोई भी पुलिस स्टेशन में, वहां से भी बस पकड़ के, और रात को 8 बजे खत्म होती है तो 11 बजे सिर्फ सोने के लिए वो घर पहुंचते हैं। रास्ते पे जो भी मिलता है, कोई डायबिटिक हेड कांस्टेबल है तो उसको वड़ा पाव मिलेगा तो वड़ा पाव, डायबिटीज है वड़ा पाव, कुछ तो खाना चाहिए टाइम पे, वो कुछ खाएगा। खड़े रहना है, 2 पैरों पे खड़े नहीं रहते, एक पैरों पे 8-8, 7-7 घंटे कोई लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, बंदोबस्त रहेगा तो उसको खड़ा रहना पड़ता है। तो ये फिजिकल जो स्पाइन रिलेटेड, मुझे पेट, मेरा फ्लैट दिख रहा है क्योंकि मैं एक्सरसाइज करना अफोर्ड करता हूँ, मेरा कांस्टेबल उतना नहीं कर पाता है क्योंकि उसका बॉडी क्लॉक ही वैसा है, उसको टाइम ही, समय ही नहीं मिल रहा है। मेरे पास एसी गाड़ी है, मेरे पास एसी ऑफिस है, एसी घर है, मैं कहीं जाता हूँ तो एक्सरसाइज के लिए जिम मिल जाती है, मैं समय ढूंढता हूँ, लेकिन मेरे कांस्टेबल या ऑफिसर्स को, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को वो समय नहीं मिलता है। तो उनको ज्यादा से ज्यादा हम कैसे सुविधा दें उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, और उस पर हम सीरियसली विचार कर रहे हैं। यहाँ अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 3 करोड़ का पुणे ग्रामीण के हेडक्वार्टर में बन रहा है। अभी हमने 1 मई को हम पुलिस का गार्डन कोल्हापुर में बना रहा है, जिसमें बच्चों के लिए, पुलिस कांस्टेबल के 1.5 करोड़ खर्चा करके हम गार्डन बना रहे हैं, इनॉग्रेशन। तो उनके लिए जो भी रिक्रिएशनल चीजें, अभी हमारी एक लेडी कांस्टेबल ने बताया कि सर पाळना घर शुरू कीजिए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन भर वो ड्यूटी पे जाती है लेकिन उसके बच्चे कहाँ रहेंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, तो उनके बच्चों के लिए पाळना घर बनाने के लिए सकारात्मक, तो ये चीजें बहुत जुडिशियसली, क्योंकि एक लेडी कांस्टेबल ने मुझे सातारा के दरबार में बताया कि लास्ट 12 साल से मैं पुलिस में हूँ, लेकिन मैंने कभी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया। कि जब पुलिस में भर्ती हुई तब शादी हो गई, शादी में 1 साल चला गया, उसके फिर एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तो उसमें 5-6 साल निकल गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, तब तक मैं कुछ नहीं, वो वायरलेस की ड्यूटी कर रही है। अभी थोड़े से बच्चे बड़े हुए हैं तो मैं इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हमने रिफ्रेशर कोर्स शुरू किया, क्योंकि अगर महिलाओं का 50% कंप्लेनेंट विक्टिम्स महिला ही है, उनके अगर इन्वेस्टिगेशन महिला अधिकारी करती है तो वो एम्पैथी तैयार हो जाती है। तो कंस्ट्रक्टिव पुलिसिंग से ज्यादा मैं बोलूंगा कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग और कम्युनिटी पुलिसिंग, इस पे एक डिवाइड जनता और लोगों के बीच है, वो ब्रिज करने की जरूरत है। पूरी दुनिया में मैं लास्ट ईयर ही स्कॉटलैंड और लंदन गया था ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ बेसिकली एक ध्यान में आया कि एम्पिरिकल स्टडी होता है, क्या इश्यूज है,
तो लोगों की जो ज़रूरतें है उसके हिसाब से पुलिसिंग पैटर्न तैयार होता है। नीड बेस्ड पुलिसिंग, उनकी नीड्स के तैयारी से वो प्लानिंग हो जाती है। हम मेनी टाइम्स एक ही दवा सारी लोगों के लिए यूज करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, उससे दिक्कत तो हो जाती है। उसका एक विचार करके अभी वो प्रोसेस हमारे यहाँ भी चालू है और प्रॉपर प्लान से ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग होनी चाहिए। श्रोताओं के दो सवाल लेते हैं। पहला सवाल, समाज और पुलिस प्रशासन इनके बीच की दूरियों को कैसे कम किया जाए, ये साथ में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? बहुत अहम सवाल है और ये ब्रिज दिल मिले ना मिले हाथ मिलाकर तो देख, इस फंडे से हमें शुरू करना चाहिए। हमने ये कम्युनिटी पुलिसिंग के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट शुरू किए हैं, उसमें खास करके अभी पुलिस स्टेशन, एसडीपीओ और एसपी स्तर पे 100 लोगों के, जिसमें सभी सेक्शंस ऑफ लाइफ में सभी प्रोफेशंस के लोग आते हैं, उनके साथ डायलॉग शुरू किया है। तो उसके बाद अभी यूथ पार्लियामेंट हमने शुरू किया जिसमें कॉलेज और स्कूल के बच्चों को 10 सब्जेक्ट हमने दिए हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस हो, साइबर क्राइम हो, सोशल मीडिया का मिसयूज हो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो, नक्सलिज्म हो, टेररिज्म हो, इस टाइप के सब्जेक्ट देके उनको क्या लगता है और वो सोल्यूशन बेस्ड उनको अपना विचार देना है कि मैं अगर एसपी रहूंगा, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस रहूंगा तो इस पे क्या कर सकता हूँ। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हमें फायदा दे रहा है और सोसाइटी और पुलिस इसमें दूरी कम होने के लिए पारदर्शिकता, जी, ट्रांसपेरेंसी आने की बहुत जरूरी है। हमारी जो प्रोसेस है, लोगों को उनके अधिकार पता होने चाहिए और जो पारदर्शिता आएगी तो विश्वास बढ़ेगा और हमारी ट्रीटमेंट अच्छी, इसलिए सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी हमारे लोगों की जरूरत है, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है वो ब्रिटिश ने जो उद्देश्य से बनाया था तो वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको और अच्छी तरीके से हम अगर सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय, तो खलों के लिए हमारी भाषा अलग होनी चाहिए और सज्जन लोग जो 99% है उनके लिए भाषा अलग होनी चाहिए, जो प्यार की हो, एम्पैथी की हो, संवेदना की हो, वो मुझे लगता है जरूरी। साहब ने कहा ऐसा करेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। आप सभी की ओर से मैं कहना चाहूंगा, विश्वास जी तो आगे बढ़ेंगे ही, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ एक प्रश्न प्रशांत ने पूछा था और वो मेरे सामने ही बैठे थे, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप डायरेक्ट ही अगर पूछ लें। प्रशांत, आपके भी जीवन में एक नांगरे आए थे। एक्चुअली ये पुरानी कहानी है, वो नांगरे नहीं था, नांगरा था। नांगरा ये ही वॉज अ डेकॉइट, ड्रेडेड डेकॉइट, जिसने मेरा नाम धारण इसलिए किया था कि वो मुझे खत्म करेगा तभी वो नाम बदलेगा। उसका नाम अलग था, दीपक यूनुस काळे करके उसका नाम था। ये एक्चुअली मैं नगर में एसपी था तो एक मर्डर हुआ था जिसमें एक क्रिमिनल ने अपने बीवी ने अच्छा खाना नहीं बनाया इसलिए उसके मुंह में पिस्टल डाल के गोली मारी थी और वो मर गई थी। देन यमुना भोसले उसका नाम था वो क्रिमिनल का, तो उसको ही वॉज अ डेडेड डेकॉइट। हर एक बहुत सारे डेकॉइटीज और रॉबरीज में रेप्स उसने कमिट किए थे, तो उसके साथ वेपन था और हमारी टीम ने वो उस पे जब उसको पकड़ने गए तो उसने फायरिंग किया, तो हमारी टीम ने उस पर काउंटर फायरिंग किया, उसमें वो मारा गया। तो ये उसका बहुत खास दोस्त था, खाना दोनों खा रहे थे साथ में। ही टुक द ओथ कि जब तक वो मुझे खत्म नहीं करेगा तब तक नांग रहा है, लेकिन ही वॉज कॉट लेटर ऑन। उसको मैंने इंट्रोगेट भी किया था बाद में थाने में, और उसने कम से कम 20 एक डिकॉइटी ज्वेलरी शॉप्स की थी। तो वो अभी बिहाइंड बार है फिलहाल, मुझे कोई टेंशन नहीं है और नहीं भी रहना चाहिए। थैंक यू। तो आज की ये मुलाकात, ये बात यहीं पर पूरी होती है। मेरे तरफ से कोई सवाल नहीं जाएगा। पाटिल साहब को एक विषय पे जिक्र करना है और मैं उतर जाऊंगा इस स्टेज से। वो जिक्र है इंग्रजीचा आग्रह पॅनल सोडत नव्हतं, इथे न्यूनगंड सोडणं महत्वाचं होतं, मी म्हटलं आय विल ट्राय सर। तुमच्या पुस्तकात म्हणजे मन में है विश्वास याच्यात एक प्रसंगात तुम्ही असं म्हटलं आहे की तुम्ही इंटरव्ह्यू देताना समोर जे पॅनल होतं त्यांची अशी इच्छा होती की तुम्ही इंग्रजीत उत्तर द्यावं आणि तेव्हा हा विषय समोर आला। तर नेमकं काय झालं होतं, तो प्रसंग काय होता, यावर थोडंसं मला माहिती द्याल का प्लीज? एक्चुअली मेरा
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले से मराठी में मैंने पढ़ाई की है, यूपीएससी की मेन एग्जामिनेशन मैंने मराठी में दी है, तो इंटरव्यू के लिए भी, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी मैंने मराठी ही माध्यम लिया था। तो ऑफ कोर्स पैनल के सामने मैं बैठा था, मेरी इंटरप्रेटर कुलकर्णी मैडम थी, जो पैनल इंग्लिश में पूछेगा, मैडम मराठी में करके मुझे बताएंगी, मैं मराठी में उत्तर दूंगा, वो मैडम इंग्लिश करके उनको बताएंगी। ऐसी मेरी परिस्थिति थी। तो लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्रनाथ जो चेयरमैन थे यूपीएससी के, वही मेरे पैनल के चेयरमैन थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि विश्वास, यू हैव ऑप्टेड मराठी मीडियम, व्हाई डोंट यू स्पीक इन इंग्लिश, देयर वुड बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड अस। तो मैंने बोला कि सर, आई एम नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई एम फ्रॉम मराठी रूरल बैकग्राउंड, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक इन मराठी। तो वो बोले कि नो ट्राई इन ब्रोकन इंग्लिश, जैसे जमेगा वैसे बोलो। तो आई सेड I'll try my best sir। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि विश्वास, यू हैव ग्रेजुएटेड इन 1993, दिस 3 years what are you doing? तो मैंने जवाब दिया, सर आई हैव established one competitive study center at my village which works for the upliftment of the rural youth as well as for disseminating rational and viable ideas in rural folk। वो इम्प्रेस हो गया, अरे so good। लेकिन वो जवाब मैंने बाय हार्ट करके रखा था क्योंकि वो एक्सपेक्टेड था ना, क्या कर रहे हो 3 साल ग्रेजुएशन होने के बाद। तो बाद में मेरा जो इंग्लिश था, जो मैं अभी आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ, मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, इंग्लिश मैंने थोड़ा बहुत डेवलप किया। नजाकत के साथ कह रहे हैं कि मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती। तो मैंने कोशिश की है, कोशिश करते रहनी चाहिए। तो फिर मेरा असली, लेकिन मैंने जो हिंदी, इंग्लिश, मराठी में जवाब दिए, मुझे पता रहता था कि मुझे आगे कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, क्योंकि वो ट्रैप में लगाता था। मेरे तीनों इंटरव्यूज यूपीएससी और एमपीएससी के मुझे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए, क्योंकि मैंने बायोडेटा ये बच्चे जो उम्र में है तब से शुरू किया था कि मुझे क्या क्या करना है। मैं एनसीसी में सी सर्टिफिकेट या शूटिंग कॉम्पिटिशन या मास लिटरेसी, रूरल रिकंस्ट्रक्शन, ऐसे जो पॉइंट बायोडेटा में दिए थे वो पैनल को अट्रैक्ट करते थे, और उसी पे मुझे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो प्लान, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम रीइटरेटिंग कि प्लानिंग अपने लाइफ में क्या बनना है, कैसे बनना है, कब बनना है, अभी डिसाइड करना है। डोंट वेट फॉर दैट कि एक मोमेंट आएगा फिर मैं बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं। वो मोमेंट खुद को ड्रैग करके लाना पड़ता है। थैंक यू। आपके आगे के पथ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, and thank you so much audience as well, so nice of you। धन्यवाद पाटील सर आणि टिकम सर। हा संवाद ऐकून आपल्याला सरांच्या आणखी जवळ जाण्याची, त्यांना अनुरूप ओळखण्याची संधी मिळाली, यावर मला 2 ओळी आठवतात। उडत्या पाखरांना परतीची तमा नसावी, नजरेत सदा नवी दिशा असावी, घरट्याचे काय बांधता येईल कधीही, घरट्याचे काय बांधता येईल कधीही, पण क्षितिजाच्या पलीकडे झेप घेण्याची जिद्द असावी। संबंध महाराष्ट्रातल्या तळागाळातल्या कष्टकऱ्यांच्या, कामगारांच्या घरातल्या अपुऱ्या साधन सामुग्रींना आणि परिकोटीच्या ध्येयनिष्ठेने ज्ञानसाधना करणाऱ्या अनेक एकलव्यांना दिशा देण्याचं काम श्री नांगरे पाटील सर यांनी केलंय। यूपीएससी मध्ये मराठी टक्का वाढवण्याचा प्रयत्न सरांनी आपल्या अनेक परिसंवादांमधून केलाय। शैक्षणिक क्षेत्रातील एक अग्रणी संस्था म्हणून डीन एज्युकेशन सोसायटी देखील आपल्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवण्यासाठी लक्ष अकॅडमीच्या माध्यमातून पाठिंबा देत असते। मागील वर्षी शिवजयंतीच्या गोरख मुहूर्तावर उद्घाटन झाल्यापासून लक्ष अकॅडमीने अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत। आजच्या घडीला संस्था व संस्थेबाहेरील 125 विद्यार्थी त्याचा फायदा घेत आहेत आणि अभिमानाची गोष्ट म्हणजे अल्पावधीतच विद्यार्थ्यांनी अकॅडमीच्या माध्यमातून यश संपादन करण्यास सुरुवात केली आहे। यातील काही निवडक विद्यार्थ्यांचा आपण इथे सत्कार आणि त्यांचा सत्कार करणार आहोत। मी सर्वात प्रथम मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी चिरंजीव सचिन वैद्य याचं कौतुक करावं आणि त्याला शुभ आशीर्वाद द्यावे। चिरंजीव सचिन हा नुकताच महाजनकोमध्ये सहाय्यक अभियंता या पदावर रुजू झालाय। मान्यवरांना विनंती, आपण कृपया स्टेजवर यावं।
विद्यार्थी आहेत सचिन थोरबोले. चिरंजीव सचिन हा नुकताच ACP या पोस्टसाठी सिलेक्ट झालाय, पण काही डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनसाठी तो मुंबईला गेला असल्याने त्याचा वडील बंधू माणिक थोरबोले हा त्याच्यासाठी तो सत्कार स्वीकारणार आहे. माणिक थोरबोले. वंदे Today we have many dignitaries present with us to make this event successful. I request Jay Sir to felicitate Mr. Ranjit Jagdaye, branch head of BCCL Times Group, Pune, on behalf of Zeal Education Society. I again request Katkar Sir to felicitate Mr. R.S. Thakur, Times Group, Pune. एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में, क्या नाम है अपना जहां में, खड़े हैं कहां पे. I request Katkar Sir again to felicitate Mr. Tikam Shekhawat, HR Head, Times Group. हमसे पूछे मेरी माधुरी बतू. Also request him to honor Mr. Devar. सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सत्यश्यामलां मातरं वन्दे. Last but not the least, I request Patil Sir to felicitate Mr. Jayesh Katkar. Wonderful experience to meet and hear Patil Sir and share our thoughts and trepidation with him. We are thankful to all organizers to make this event a great success. And now I request Mr. Thakur from Times Group Pune to deliver vote of thanks. Good afternoon, everyone. Patil Sir, Katkar Sir, guests, professors and students. What a wonderful day we had today with Patil Sir. A great leader's courage to fulfill comes from passion and not from position, and that we can see today. I am pleased and honored to deliver a vote of thanks today. On behalf of Times Foundation and Maharashtra Times, I thank Mr. Patil for coming all the way from Kolhapur and sparing his valuable time with all of us. It was nice to know about his life and hardship through which he has gone, and after that he has achieved this position. I think it's a great learning lesson for all of us. No one can succeed without hard work, positive attitude, and never give up attitude. I think one must have positive attitude and have mission to achieve their goal. I am thankful to Patil Sir for giving insight to students and to all of us. And we can learn so many things. I think by age I am senior to him, but I think I will love to learn from his lesson, from his life lesson. And we all can do a lot. I am thankful to Zeal Education Katkar Sir also for supporting and helping us to make this event happen today. I am thankful to all student professors also for gathering such a large number
our presence which reflects the importance of this year's youth and empowering our youth. I think it was a wonderful day, and I thank you all of you. On these days, it reminds me a line from Roberts: "The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep." I think all youth should have some dream to achieve, and they must concentrate and work towards it. By 2020, our young 65% of our population will be youth, and the future of India lies in the hand of our youth. So guys, have focus, have mission, and do your best. Last but not the least, I would say, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। Thank you very much, all of you, once again. All the best. Take care. Thank you. Thank you very much. I now request everyone to stand up for the Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Tujala, Tujala, Shubha